साथियों आईएसपीसी वारिस में स्वागत करते हैं। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 फॉर्म से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो काम साइबर कैफ़े का है और उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके अपलोड होंगे चैनल पर। जो भी यूट्यूब चैनल्स है उस पर आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस। लेकिन मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको स्टेप बाई स्टेप तो दिखा नहीं सकता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना, क्योंकि कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो पुराने OTR, पुराने फॉर्म और न्यू फॉर्म भरने का OTR सारा कन्फ्यूज़न दूर कर सके। चाहे NCL, AWS, अस्थाई पता, एडिट ऑप्शंस, फॉर्म की तिथि, ये सारे जो डाउट्स हैं सबके बारे में आपको डिटेल में आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो फील किया है उसके बारे में आपको मेरे पास डिटेल है और हर चीज़ में आपको मैंने फेस किया है तो आपको मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। तो इस वीडियो को टोटल मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट नंबर 1 होगा जिसने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया हो, यानी कि जिन्होंने 69 में फॉर्म फिल किया होगा उनके लिए क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कैसे डाउट्स आ रहे हैं। कमेंट्स से हमको ये चीज़ें पता चली है या फिर हम जब गए थे साइबर कैफ़े में ये चीज़ का हमको फेस करना पड़ा। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों कि अगर आपने फॉर्म 69 में फिल कर दिया है तो आपका ऑलरेडी OTR आपका जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो आपका रास्ता थोड़ा सा आसान है। इसके अलावा OTR के अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट है। थोड़ा सा डिटेल उसमें अपडेट करना पड़ेगा और क्या क्या डिटेल अपडेट करना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि OTR जब आपका हो गया होगा तो मैक्सिमम लोगों का, सबके पास यही स्थिति है कि यूज़र ID पासवर्ड सबके भूल गए होंगे, ठीक है। यूज़र ID और पासवर्ड आप भूल गए होंगे। पहला स्टेप, जितना चैलेंजेस, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे पढ़ाई हो गया चाहे ज़िंदगी का कोई भी फील्ड हो गया, जब फेस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जो भी मैंने फेस किया मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली समस्या आएगी कि आप यूज़र ID पासवर्ड अगर भूल गए होगे, मैक्सिमम लोग भूल ही जाते हैं साल भर के बाद से। तो इसका एक तरीका आपको पता होगा कि नीचे जहाँ लॉगिन करते हैं वहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके आ रहा होगा, फॉरगेट पासवर्ड करिएगा। उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगा मैं बता दे रहा हूँ। उसमें आपको मांगेगा या तो यूज़र ID, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप भूल गए होगे तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वहाँ पे कहेगा सेलेक्ट एग्जामिनेशन, तो सेलेक्ट एग्जामिनेशन में टाइप करवाइएगा साइबर वाले से। आप कोशिश करिएगा साइबर वाले से ही भरवाइएगा, या फिर आपके पास स्कैनिंग या फिर हर चीज़ ऑप्शन होगा, लैपटॉप वगैरह होगा तो खुद से आप भर सकते हैं, या PC होगा तो आप अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ओब्लिक करके और आएगा, और के नीचे आएगा सेलेक्ट एग्जामिनेशन, तो उसमें 69 टाइप करवाइएगा तो ऑलरेडी एक ऑप्शन आएगा 69 CCE कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऐसे करके आएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसको सेलेक्ट करिएगा तो नीचे आपको मांगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करके उसके बाद से क्या करिएगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके उसके बाद से अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसको क्या करिएगा, आपको मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और नीचे कहेगा कि सबमिट। जब सबमिट करिएगा तो आपके मोबाइल पे जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा पहले जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पे आपका यूज़र ID एंड पासवर्ड आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी फॉर्म फाइनल फिल कर लीजिएगा तो उसी फॉर्म पे जाके क्या करना है, पेन से यूज़र ID पासवर्ड प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि ये गलतियाँ सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ये गलती मत करिए। यूज़र ID पासवर्ड फिर से एक बार लिख लीजिए, नहीं तो बाद में BPSC का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है सिस्टम कुछ चेंज कर दे अपना और रिकवर करने का कोई इशू आने लगे। तो क्या करिएगा, जो फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो एक जो फॉर्म प्रिंट निकलता है ना उस पर लिख लीजिएगा पेन से खुद से, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास। तो ये तो क्या हो गया आपका क्या हो गया आपका जो यूज़र ID जो आपका भूला हुआ था वो आपने उसको रिकवर कर लिया। उसके बाद से जाइएगा तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करेगा तो पुराना डिटेल दिखाएगा। उसके बाद से आपके कोने में जाइएगा जहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, आपका जो पोर्टल होगा कोना में दिखाएगा कि अपडेट योर डिटेल्स, ठीक है। अपडेट योर डिटेल्स करिएगा तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्या क्या अपडेट आप कर सकते हैं ध्यान रखिएगा। इसमें आप नाम, पिता का नाम यानी कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये चीज़ कुछ भी अपडेट आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपने एक बार अगर गलती कर दी है पीछे तो उसको आपको उसी को लेके चलना पड़ेगा। आगे एडिट का ऑप्शन उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा। तो इसके बाद से क्या करेगा, तो इसमें क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं अपडेट डिटेल में ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ चेंज आपका हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर, यानी कि समय के साथ मोबाइल नंबर लोगों का बदलता रहता है, इसमें आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चेंज होने वाली बात है मैं बस उसी को बात कर रहा हूँ जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ईमेल आईडी आपका। तीसरा चीज़ जो कास्ट का दावा करते हैं सर्टिफिकेट उसका। चौथा, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में अस्थाई पता, अस्थाई एड्रेस आ रहा है वहाँ पर चेंज करने के लिए। और एक 5वां ऑप्शन आते हैं आपके, कौन सा,
जो आप गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो उसका कुछ डिटेल होता है, उससे संबंधित आप इसके डाटा क्या कर सकते हैं, अपडेट आप कर सकते हैं। यानी कि मेनली आप 3 चीज़। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि अब ये सारे अपडेट जब करिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल अगर करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा कोई बात नहीं, सो सब चीज़ करेगा, लेकिन कास्ट वगैरह भी आप अपना एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब कास्ट वाला अपडेट करके जाइएगा ना, तो कास्ट में आपको मांगेगा क्या, अगर आप बीसी कैटेगरी से तो आपको एनसीएल मांगेगा कि क्या आप ऐसे करके लिखेगा कि क्या आप क्या दावा आरक्षित कोटि का दावा कर सकते हैं, तो कोड चुनिए। तो अगर बीसी ईबीसी जिससे हैं ईडब्ल्यूएस आप सेलेक्ट करिएगा, तो उसमें ऑलरेडी आपको नीचे मांगेगा कि अपना सर्टिफिकेट क्या करें, अपलोड करें या फिर सर्टिफिकेट नंबर डालें। तो सर्टिफिकेट नंबर ऐसे करके आता है जो स्लैश करके 2024 करके आता है। इशूइंग डेट ये डालिएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे ओबीसी है, चाहे जो भी, तो आप अपना डालिएगा। बाकी एसटी एससी कैटेगरी के लिए मुझे लग रहा है कि केवल उनका कास्ट आता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप डाल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो होते हैं बीसीसी, इनके लिए एनसीएल चाहिए। इसको डालने के बाद से आपको याद रखिएगा कि आपका रेजिडेंस जो है ना, निवास अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। या फिर आप एनसीएल अपडेट करिएगा ऊपर, या फिर ईडब्ल्यूएस अपडेट करिएगा ना, तो उसका जो नंबर होता है ना, नहीं बताया मैं कि एनसीएलसीओ या फिर ईडब्ल्यूएस का कुछ नंबर होता है कि 2024/1015 ऐसे करके, ये नंबर शो नहीं होगा आपको अपडेट करने के बाद से। जितना देर अपडेट करिएगा बस दिखाएगा कि हाँ आपने ये डाला है, उसके बाद शो नहीं होगा। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा आप लोग, क्योंकि पिछली बार 69 में ये चीज़ें शो हो रही थी, इस बार शो नहीं हो रही है, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। दूसरा चीज़, क्योंकि मैं बस प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूँ आज, दूसरा चीज़ रेजिडेंस जो है, रेजिडेंस अपडेट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने निवास 2023 का डाला होगा उस टाइम का, तो आपको यहाँ अपडेशन का कोई आपको ऑप्शन नहीं है, आपको इसी को लेकर चलना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिए, मेरा कान खोल के सुन लीजिए कि 2023 का निवास को सुरक्षित करके रखिएगा। भले वो एक्सपायर कर गया है, लेकिन अगर अपडेट में वो डाला गया तो हो सकता है कि आगे वही आपसे फिर से डिमांड किया जाए, लेकिन आपका 2024 का भी एक रेजिडेंस निवास बनवा लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे का स्टेप में जाइएगा तो आपके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपके क्या मांगेगा, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या मांगेगा, आपका 10th का और 12th का 10th का और ग्रेजुएशन का क्या मांगेगा, सर्टिफिकेट, नॉट मार्कशीट। मार्कशीट का उतना ही यूज़ है, बस मार्कशीट का इतना ही यूज है कि बस आपको मार्कशीट क्या करना पड़ेगा, आपका मार्क्स फिल करने के लिए मार्कशीट यूज करना पड़ेगा, ना कि इसको अपलोड करने के लिए। तो आपको ओटीआर में ही अपलोड करने के लिए कह देगा कि आपका 10th का मार्कशीट, 12 का ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपको मार्कशीट नहीं डिग्री, जिसको हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, जिस पे लिखा रहता है पासिंग सर्टिफिकेट, आपको ये ओटीआर में ही क्या करवाएगा, आपसे डलवा लेगा। ठीक है, अब आइएगा तो आपको डिटेल मांगेगा किसका, बस किसका, 10th का और किसका, ग्रेजुएशन का। इसमें क्या मांगेगा, आपसे मांगेगा कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो 5 जो लेते हैं और एक इंग्लिश जोड़ के कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। जैसे हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश डाल दीजिएगा, 6 होता है, लेकिन 5 ही पे होता है। बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कब पास किया, 2012-13 सेशन मांगेगा, कब आपने पास किया है, तो सेशन हो गया 2013 में पास किया, ऐसे डाल दीजिएगा। उसके बाद से इंस्टीट्यूट का आएगा तो आप स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी में बीएससी पटना अगर बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, सीबीएसई अपने हिसाब से सीबीएसई डाल सकते हैं। और उसके बाद से कहेगा कि मार्क्स कितने आए, तो मानिए कि आपके 400 नंबर आए तो 400 लिख दीजिएगा। फुल मार्क्स कितने थे, मानिए 500 फुल मार्क्स थे। उसके बाद से क्या करना है, आपके कितने परसेंटेज थे, परसेंटेज को कैलकुलेट करके ऑलरेडी उधर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे इसके आएगा ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में क्या करिएगा, उसमें सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। जैसे कि हम लोग बीटेक है तो डायरेक्ट लिखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक, सेशन 2014-18 ऐसे करके लिख देंगे। उसके आगे कॉलेज का नाम, जहाँ इंस्टीट्यूट नेम है वहाँ हम कॉलेज का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिख के कॉलेज का नाम लिखेंगे, और जहाँ यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। ये सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस डाटा सही रखिएगा। टोटल मार्क्स कितने थे आपके 8 सेमेस्टर में, अगर बीटेक आपने किया है, या फिर 3 सेमेस्टर में अगर ग्रेजुएशन किया तो मार्क्स कितने थे, कितना आपने टोटल मार्क्स कितने थे, कितना ऑब्टेन किया, ये डालना है, और आपके परसेंटेज डालने होते हैं। आगे चल के आपके मैट्रिक का और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर ऊपर जो कोना में दिया रहता है, सीरियल नंबर जैसे नहीं दिया रहता 12AC ऐसे करके, और इसके इशूइंग डेट आपको डालना है। और नीचे ग्रेजुएशन का भी आपके सर्टिफिकेट नंबर एंड इशूइंग डेट आपको शो करना होगा। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं आप, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल डिटेल। आगे बढ़ते हैं तो एक मांगता है आपका कि जैसे डीएसपी वगैरह पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपका हाइट वगैरह चाहिए, तो उसमें आप डाल सकते हैं कि इससे अगला स्टेप होगा कि आपसे मांगेगा कि उम्मीदवारी के बारे में मांगेगा कि आप 3 साल से कहाँ रह रहे हैं। आप कुछ भी डाल दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि जो पता ज़्यादा अच्छा पता रहे उसी को डालिएगा। हम लोग घर ही डाल देते हैं। मानिए कि सिवान मेरा घर है तो मैंने सिवान डाल दिया, और सिवान में कब से कब तक रह रहा है 3 साल का ड्यूरेशन हमने जोड़ लिया। 2021 का कोई डेट डाल दिया, 2024 का कोई डेट डाल दिया, तो आपका हो गया 3 साल का ड्यूरेशन। और बाकी अपना एड्रेस मैंने फुलफिल कर दिया। मेरा कंप्लीट एड्रेस जो होता है मैंने पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन सब मेंशन कर दिया। इसके अलावा उम्मीदवार की लंबाई वगैरह हो गया, उसको सेंटीमीटर में, मानिए 170 सेंटीमीटर, उसको फ़ोन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल से भी। फीट में कितना होगा, फीट में डाल दीजिएगा। उसका इंच में कितना होगा, इंच में डाल दीजिएगा। चेस्ट पूछता है कि चेस्ट सामान्य स्थिति में कितना है, इंच में कितना है। उसके बाद से मांगेगा कि फुलाने पे कितना है, फुलाने पे इंच में कितना है, ये मांगेगा। कुछ कट मार्क्स वगैरह जो आपका सिंबल होगा उसको डाल सकते हैं। इसके बाद से आपका फ़ोटो नहीं चाहिए, फ़ोटो केवल आपके अपडेटेड फ़ोटो चाहिए, मतलब कि सामने से डायरेक्ट फ़ोटो आपका खींचा जाएगा, रिसेंट फ़ोटो लाइव। उसमें ध्यान रखिएगा कि आपका फेस अच्छा आना चाहिए फ़ोटो में, और फेस बोलिएगा साइबर वाले को कि फेस पे फोकस करे थोड़ा सा। फेस आपका साफ आना चाहिए, छाया नहीं आना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीच में एक जगह और डिटेल मांगेंगे, मुझे लग रहा है कि शुरू में ही मांगता है सेकंड स्टेप में कि 2 लोगों का ऐसा नाम चाहिए। अब घबराइएगा नहीं आप लोग, 2 नंबर किसी 2 लोगों का नाम दे दीजिएगा। आपके फैमिली का नहीं होना चाहिए, आपका दोस्त यार कुछ भी होगा। 2 लोगों का नाम लिख दीजिएगा, उनका एड्रेस लिख दीजिएगा, किसी भी 2 लोगों का जिसको आप थोड़ा सा बहुत जानते होंगे। आज तक इस 2 लोगों का कोई काम आज तक नहीं आया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब रहा बात एनसीएल वगैरह का, कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एनसीएल वगैरह या ईडब्ल्यूएस कितना दिनों का होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि रेजिडेंस मांग नहीं रहा है, रेजिडेंस पुराना से ही काम चल जाएगा। तो जिनका रेजिडेंस नहीं भी बना है तो आप कोशिश करिए बनवा लीजिएगा। हो सकता है कि आगे मांगे कि फॉर्म के पहले का रेजिडेंस होना चाहिए, मतलब आप फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया उससे पहले का रेजिडेंस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो पहले रेजिडेंस क्या करिए, आप लोग अपना पहले से बनवा के रख लीजिए, फॉर्म के डेट के पहले का। अभी नहीं लगेगा रेजिडेंस, लेकिन हो सकता है कि बाद में कभी मांगे, क्योंकि पुराना वाला ही अभी चल रहा है। अब एनसीएल के बारे में सबसे बड़ा सवाल बच्चे करें कि सर क्या मेरा नवंबर का बना है चलेगा। अरे मेरे भाई याद रखिएगा कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उस तिथि से लेके आपको पिछली तिथि तक 1 साल का समय अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो आपका चल सकता है। फिर भी कोशिश करिएगा कि लगभग नया जो होगा न्यू डालने के लिए, मतलब कोशिश करिए, सिंपल सी बात की, अगर 2024 का है उसी को डालने का कोशिश करिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया चाहे एनसीएल हो गया, इसको आप डाल सकते हैं। दूसरा चीज़ रहा रेजिडेंस, तो रेजिडेंस भी एक बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत काम करेगा। तो यही सारा डिटेल था, मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। बाकी ये इसकी तिथि के बारे में बात करें, फॉर्म फिल करने की तिथि के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। इसकी तिथि जो होगी आपकी 18 तक है अभी 18 मतलब 18 अक्टूबर, लेकिन अभी काफ़ी कम मात्रा में 1,60,000 के करीब में फॉर्म गिरे हैं। मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है, आपने नहीं दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन में नीचे पिन में आपको लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। और इतने कम फॉर्म गिरने के बाद से बीपीएससी भी कमाई के लिए सोचता है कि थोड़ा सा पैसा भी आना ज़रूरी है, और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम भी आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे एडिट ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन क्रिएट किया जाएगा। तो उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि 99% केस में आपका फॉर्म की तिथि कम से कम 10 से 12 दिन बढ़ने वाली है। तो पहला तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया कि आपकी फॉर्म की तिथि होगी 10 से 12 दिन, निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि आप फॉर्म भर लीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए होंगे तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन 1-2 दिन में नोटिस आ जाए, क्योंकि आज तक ऑफिस बंद था बीपीएससी का, कल में भी नोटिस आ जाए। दूसरा आपके फॉर्म का डिटेल के बारे में रहा कि ये तो हो गया किसका, आपके फॉर्म के डेट बढ़ने का। हाँ, एडिट का ऑप्शन, एडिट सबसे बड़ा, बहुत सारे लोगों ने गलती कर दिया है, कई लोगों ने गलती किया है, कई लोगों के साइबर कैफ़े वाले ने गलती किया है। तो एडिट का ऑप्शन भी उम्मीद किया जा रहा है कि अंदर बातें चल रही है कि लगभग 90% चांसेस हैं कि एडिट का ऑप्शन जल्दी आपका एक्टिव किया जाएगा। ऑफिस बंद था जिसके कारण आपको ऐसा नहीं किया गया, तो ऐसा होगा तो आपके ऑफिशियल साइट पे जब हमको लग रहा है कि फॉर्म बढ़ाने की तिथि आएगी, उसी समय एडिट करने की भी तिथि आएगी। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा जो लोग गलती कर चुके, क्योंकि मिस्टेक्स होते हैं, बच्चे के पास खुद उतना रिसोर्सेज नहीं है तो साइबर कैफ़े से भरवाते हैं। मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, और आयोग भी उनकी प्रॉब्लम समझेगा, जहाँ तक कि हम उम्मीद कर रहे हैं। एक और डाउट आ रहा है कि आपके पोस्ट को लेके, पोस्ट ध्यान रखिएगा 2 पोस्ट मिलेंगे, एक सीडीपीओ का और एक सीसीओ का। सीसीई का, सीसीई क्या होता है, कॉमन सिविल सर्विसेज हो गया, और सीडीपीओ का मुझे लग रहा है कि 10 सीट है, आप एक बार देख लीजिएगा, मात्र 10 सीट है। अब इसमें 4 ऑप्शनल होते हैं, आप ऑप्शनल देख लीजिएगा, एक एलएसडब्ल्यू हो गया, एक सोशियोलॉजी हो गया, और एक मुझे लग रहा है होम साइंस, और एक कुछ और होगा। 4 ऑप्शनल्स हैं, तो ऐसा नहीं कि ऑनर्स होना चाहिए। 4 जिसके ऑप्शनल पहले रहे हैं, या फिर जिनका, क्योंकि आपको इसमें एसे का पेपर नहीं देना होगा, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एसे का पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, इसमें आपको ऑप्शनल पेपर जो होंगे उसी का पेपर होगा। एक GS 1 का पेपर होगा मेंस में, एक GS 2 का होगा, और
जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा उसमें आपके एसे का पेपर होगा, और एक ऑप्शनल का कोई वैल्यू नहीं होगा इसमें, बस पासिंग होना चाहिए। लेकिन अब सीडीपीओ में आइएगा तो GS1 का पेपर होगा, GS2 का पेपर होगा, और एक तीसरा पेपर ऑप्शनल का होगा, और ऑप्शनल के मार्क्स आपके जुड़ेंगे इसमें। समझिए जैसे पहले पीसीएस का एग्जाम होता था उस तरह से सीडीपीओ लिया जाएगा। और इस 4 ऑप्शनल अगर प्रिपेयर हैं तभी बच्चे भरते हैं, क्योंकि परेशान होंगे। क्योंकि मेरा तो LSW ऑप्शनल शुरू से रहा है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जो कि मेरा सीडीपीओ ऑलरेडी मेरा उसमें है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसी को अडॉप्ट करते हैं। तो हमने सीडीपीओ हम लोग और किसका सीसी का हम लोग दोनों डालते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको अगर फिल करना हो तो अपने हिसाब से जो भी क्वायरीज होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे कमेंट में बताइएगा, मैं निश्चित रूप से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। कोई भी इशू है फॉर्म से रिलेटेड तो मैं आपको निश्चित रूप से इसका रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।